My dear students and all my dear viewers, my today's video is for class 10 ICSE Geography, and this is one of the most important chapters of ICSE Geography because it is very easy to learn and students are very much hopeful to get 10 out of 10 from this particular chapter. As you know that each and every chapter of geography contain 10 marks, so this particular chapter Minerals in India also contain 10 marks and some solid questions are asked from this particular chapter. That's why it is very essential for everybody. I am going through this particular chapter and I will try to make you understand each and everything very clearly. So the name of the chapter is Minerals in India. So first of all the question arises here, what is the meaning of minerals? क्या होता है ये मिनरल? मिनरल का क्या मतलब है? मिनरल एक नेचुरल रिसोर्स है और ज़्यादातर जो ये पाया जाता है ये मिनरल्स आमतौर पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से एसोसिएटेड होता है। ये मिनरल रिसोर्स का एक फिक्स्ड रेशियो है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी ये नहीं है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे सनलाइट है तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये क्या है, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हमारे अर्थ पर मौजूद है और इसीलिए हम इसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मिनरल जो है हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स का मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो कभी न कभी ख़त्म हो जाता है। सो ऑल द मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल। जिस रॉक में अब यहाँ पर एक और पार्ट आता है ओर्स का, तो ये तो हमने समझ लिया कि मिनरल्स क्या चीज़ है। मिनरल्स आमतौर पर इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से एसोसिएटेड होता है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है और ये आमतौर पर फिक्स क्वांटिटीज़ में होता है, ये एग्जॉस्टेबल होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट हम ऐड कर दें, ओर्स। तो ये ओर्स क्या होता है? रॉक्स कॉन्टेनिंग मेटेलिक मिनरल्स इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। जब यही मिनरल्स रॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसे हम ओर्स कहते हैं। और ये जितने भी ओर्स हैं यानी मिनरल ओर्स हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने से पहले हम रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करके हम इसको यूजेबल बनाते हैं। तो ओर्स एक क्या है, प्राइमरी चीज़ है, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है तो उससे हमें मिलता है मिनरल्स। यानी ओर्स और मिनरल्स का एकदम गहरा रिलेशन है, यानी ओर्स से ही प्यूरिफिकेशन के बाद हमें मिनरल्स मिलता है और फिर हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे जो मिनरल्स हैं इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी ये 3 कैटेगरी का हो सकता है। पहला होता है फॉसिल फ्यूल मिनरल्स। फॉसिल फ्यूल्स से बनने वाला मिनरल्स, इसमें आमतौर पर 2 मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वह है कोल एंड पेट्रोलियम। तो फॉसिल फ्यूल मिनरल्स। दूसरा जो मिनरल्स होता है वो है मेटेलिक मिनरल, और मेटेलिक मिनरल्स में 3 टाइप के मिनरल्स आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम नाम ले सकते हैं आयरन ओर का, फिर मैग्नीज का और फिर बॉक्साइट का। तो ये है मेटेलिक मिनरल्स, यानी इसमें मेटल का ये होता है। और इसके बाद आता है एक तीसरा जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, वो होता है लाइमस्टोन। इसमें एक ही याद करना है, लाइमस्टोन। तो ये सारे के सारे मिनरल्स, इसका हमने नाम लिया, वो कोल, पेट्रोलियम, मैग्नीज, आयरन ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ये सब हमारे सिलेबस में है और इस सब को हमें अच्छी तरह पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि मिनरल्स क्या चीज़ है, ओर्स क्या चीज़ है, मिनरल्स की क्या फीचर्स होती है, मिनरल्स कितने टाइप का होता है और कौन कौन से टाइप में कौन कौन सा मिनरल आता है। तो अगर क्वेश्चन की घुमा कर पे है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ ए फॉसिल फ्यूल मिनरल्स, क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन लर्न करने से ज़्यादा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द वीडियो वेरी माइन्यूटली एंड विथ ए हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल मिनरल्स, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें पूछ दिया कि राइट द नेम ऑफ 2 फॉसिल फ्यूल मिनरल्स, तो आंसर क्या होगा? कोल, पेट्रोलियम। राइट द नेम ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, तो मेटेलिक मिनरल्स क्या लिखेंगे हम लोग? मैग्नीज, आयरन ओर लिख सकते हैं।
बोल दिया नॉन फेरस मिनरल, तो ये जो बॉक्साइट है वो नॉन फेरस है, मेटेलिक है लेकिन नॉन फेरस है। अगर ये पूछ देता है कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स का एग्जांपल क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइमस्टोन। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक एक मिनरल्स को क्लासीफाई करेंगे। जितने सारे मिनरल्स का हमने यहाँ पर नाम कहा, ये सभी मिनरल्स का खास तौर पर 2 चीज़ याद रखना एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ICSE बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ 2 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, और वो है इसका यूजेज, और दूसरा है इसका जहाँ पर ये पाया जाता है वो जगह का नाम। तो ये दोनों चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह यहाँ पर याद रखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर, जो हमारा पहला टाइप है फॉसिल फ्यूल मिनरल्स का, पहला जो मिनरल्स है वो है कोल। तो हम कोल के बारे में चलते हैं। कोल क्या चीज़ है और कोल का यूज क्या होता है। कोल क्या है, कोल का सबसे बड़ा जो यूज है वो हमारा एनर्जी रिसोर्स के लिए। कोल से हमें एनर्जी मिलती है। हम लोग क्या काम करते हैं कोल का, कोल हमारे लिए एक सोर्स ऑफ पावर का काम करता है, ये हमें पावर प्रोवाइड करता है। कैसे, यानी जब हम कोल को किसी फर्नेस में डालते हैं या स्टीम बनाते हैं कोल से, तो उससे यहाँ तक कि रेलगाड़ी भी चल सकती है, फैक्ट्रीज में काम आता है। तो ये पावर जनरेशन, जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं उन सब में कोल का यूज होता है। तो कोल का सबसे बड़ा यूज जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ पावर के रूप में, खासतौर पर थर्मल पावर स्टेशंस में। दूसरी बात हम कह सकते हैं, दूसरा यूज कोल का, कि कोल को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर स्टेशन तो बोल ही दिया। और इसके अलावा हम यहाँ पर इसको बहुत सारे यानी बेसिक रॉ मटेरियल्स के रूप में बहुत सारे चीज़ों को प्राप्त करने में इसका यूज़ करते हैं। कौन कौन सी चीज़, जैसे केमिकल्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, सिंथेटिक, एक्सप्लोसिव्स, ये सब का यूज में इन सब को बनाने के लिए भी इसका बेसिक रॉ मटेरियल्स कोल ही है। तो अभी तक 3 चीज़ हो गया। पहला हो गया सोर्स ऑफ पावर के लिए, दूसरा हो गया गैस में और ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए, तीसरा हो गया यहाँ पर कि केमिकल्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, इसके अलावा सिंथेटिक्स वगैरह में रॉ मटेरियल्स के रूप में काम करता है। लेकिन इसका जो और भी सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो है स्टील इंडस्ट्रीज़ में। स्टील इंडस्ट्रीज़ में स्मेल्टिंग आयरन ओर, ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन ओर को स्मेल्ट करते हैं, उसको गलाते हैं, तो गलाने का काम के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। तो ये 4 यूज़ तो कोल को हो गया। इसके अलावा कोल में हम और देख सकते हैं इसका जो बाई प्रोडक्ट्स है, जैसे बेंजोल, अमोनिया गैस, इसके बाद नैप्था, फिनॉल टार, सल्फर, ये सब आमतौर पर इन सब का भी अपना अपना अलग ही यूज होता है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और इसके बिना शायद ये दुनिया अधूरी हो जाएगी। इसलिए कोल का एटलीस्ट हमें 3 से 4 यूज़ कम से कम ज़रूर याद रखना चाहिए। तो ये तो था कोल का यूज़। हम लोग देखते हैं कि कोल आमतौर पर कितने टाइप का होता है, और कोल से हम और क्या सब, यानी ये कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो कोल को बेसिकली हम लोग यहाँ पर 4 पार्ट में बांट सकते हैं। और पहला है एंथ्रासाइट कोल, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पीट। ये चारों को अपने क्वालिटी के हिसाब से हम लोग जज करेंगे कौन सा कोल अच्छा होता है। यानी अगर कोयले का वैरायटी देखा जाए तो एंथ्रासाइट कोल, तो वो कोल ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें कार्बन का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, यानी जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन उसमें उतना ज़्यादा वो इग्निशन टेम्परेचर, उसमें उतना ज़्यादा यानी मॉइस्चर कम होगा, उसमें स्मोक कम होगा, और यहाँ पर हीट ज़्यादा होगा। तो पहला जो क्वालिटी हमने कहा, पहला टाइप है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में अबाउट 90% कार्बन कॉन्टेंट्स है। ये सबसे वैल्यूएबल कोल होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल होता है। हमारे देश में ये कोल बहुत कम पाया जाता है। दूसरा कोल है बिटुमिनस, 75 से 85% तक इसमें कार्बन कंटेंट्स होता है, और ये भी बहुत ही हाई क्वालिटी का कोल माना जाता है। और हमारे देश में बिटुमिनस कोल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। सो एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा है वो तो बहुत कम ही है हमारे देश में। ये बिटुमिनस जो है ये भी बहुत ही अच्छा कोल है, 75 to 85% इसमें कार्बन कॉन्टेंट्स है।
तो ये यहाँ पर पाया जाता है। तीसरा कोल है लिग्नाइट। ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का कोल होता है। ये अबाउट 50% इसमें कार्बन होता है और 50% इसमें मॉइस्चर होता है। इसलिए जब इस कोयला को कोई आदमी आग यानी पावर जनरेशन में यूज़ करता है, जैसे कोई यानी खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में यूज़ करेगा, तो धुआं ज़्यादा निकलता है, क्योंकि मॉइस्चर जो है इवोपरेट होता है, धुआं में कन्वर्ट स्मोक बन जाता है और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। और चौथा जो टाइप है वो है पीट। पीट एक तरह से लकड़ी का प्राइमरी फॉर्म है। जब वो कन्वर्ट होता है कोल में, इसमें कार्बन कॉन्टेंट्स लेस देन 30% होता है, यानी बहुत ही लो क्वालिटी का कोल होता है। तो इस तरह से 4 वैरायटी का कोल हमने देखा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये कोल, चारों वैरायटी का कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके लिए अगर हम देखें तो इंडिया में आमतौर पर, वैसे तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, और इसमें बिटुमिनस कोल, जैसा हमने कहा, इसका स्टॉक सबसे ज़्यादा है, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कोल होता है। इसीलिए यहाँ पर इंडिया को एक अच्छा कोल का भंडारण वाला देश कहा जाता है। इंडियन कोल फील्ड्स को अगर हम देखें तो इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है गोंडवाना कोल फील्ड और दूसरा है टर्सरी कोल फील्ड। 99.38% कोल गोंडवाना कोल फील्ड से मिलता है और बाकी जो बच गया 0.57% ये हमें मिलता है टर्सरी कोल फील्ड से। अब सवाल उठता है कि गोंडवाना कोल फील्ड, जिसमें आमतौर पर 99% से भी ज़्यादा कोल इसी एरिया में पड़ता है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके लिए हमें कम से कम 3-4 स्टेट का नाम याद रखना चाहिए, और अगर कोल माइंस का नाम याद रखें तो और भी बेटर है। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर जिस स्टेट में पाया जाता है उसमें पहला नाम है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का रानीगंज एक्चुअली फर्स्ट कोल माइंस है जो इंडिया में ओपन हुआ था 1774 में। ये हमारे देश का पहला कोल माइंस है, बहुत बड़ा कोल माइंस है वेस्ट बंगाल में, रानीगंज में। झारखंड अगर देखें तो झारखंड में कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, और इसके लिए यहाँ से 2-3 जगह का नाम याद रखना चाहिए, झरिया, बोकारो, गिरिडीह। ये 3 नाम कम से कम याद रखेंगे। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये झारखंड में पड़ता है और ये काफ़ी फेमस है कोल के लिए। तीसरा अगर हम याद रखें तो आंध्र प्रदेश का नाम याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी में पाया जाता है। इसके अलावा कोथागुडेम और यहाँ पर कांटापल्ली में भी पाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ये टाटापानी, कोरबा और रामपुर में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग अगर याद रखें तो 2-3 स्टेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। खासतौर पर उड़ीसा देखें तो यहाँ पर तालचर और संबलपुर में पाया जाता है। तो हम लोग याद रखें वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 नाम काफ़ी ज़्यादा है इसके लिए। जहाँ तक टर्सरी कोल फील्ड का सवाल है, तो टर्सरी कोल फील्ड में जहाँ पाया जाता है उसमें जो स्टेट पड़ता है उसमें कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सब में बहुत छोटे छोटे अमाउंट में ये कोल पाया जाता है। जैसा हमने कहा कि पूरा मिलाकर के 0.57% ही कोल यहाँ पाया जाता है। तो मेनली हम लोगों को कोल के लिए स्टेट का नाम याद रखना होगा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये था हमारा कोल से रिलेटेड, जो कोल का इंपॉर्टेंस क्या है, कोल का यूजेस क्या है, कोल का एडवांटेज क्या है, और साथ में कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर चलेंगे दूसरे टाइप के यानी कोल में। दूसरे टाइप का जो हमारा यानी फॉसिल फ्यूल मिनरल्स है, इसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का यूज़ भी आमतौर पर पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, लोकोमोटिव्स में, प्लेन्स में, शिप्स में, हर जगह डीजल पेट्रोल से ही यानी ये चलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका यूज़ देखें तो इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पावर जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें इसका यूज होता है। इसके अलावा लोकोमोटिव्स में यानी ट्रेन भी चलती है इससे। इसके अलावा प्लेन चलना, शिप चलना, ये सब में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो बाई प्रोडक्ट्स है, जैसे लुब्रिकेंट्स बनता है, केरोसिन बनता है, वैसलिन बनता है, टार बनता है, सोप बनता है, तो ये सब इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी यूजफुल होते हैं। ज़्यादातर जो पेट्रोलियम है हमारे देश में या एशियन कंट्रीज़ की बात करें, साउथ एशिया में खास तौर पर, तो ये अदर कंट्रीज़ से ही हम इसको मंगाते हैं, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। और यही कारण भी है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो यानी इकोनॉमी है वो को इसके पेट्रोलियम के ऊपर खर्चा हो जाता है। अब सवाल उठता है यहाँ पर ऑकरेंस, ये कहाँ कहाँ मिलता है, यानी पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ
मिलता है, इसको भी ज़रा हम देखें कि पेट्रोलियम का एक और रिलेशन है, वो है नेचुरल गैस के साथ। तो नेचुरल गैस और वाटर के साथ का रिलेशन है। ये आमतौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या सेल में पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम जो होता है ख़ासतौर पर प्लांट और एनिमल काफ़ी बरसों तक यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो प्लांट और एनिमल्स जंगलों में या कहीं पर गुफाओं में, कंदराओं में, मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे दब गए, उसी से ये बनता है, यानी कोल भी और पेट्रोलियम भी, इसलिए इसका नाम ही है फॉसिल फ्यूल्स। इसके बाद हम लोग ज़रा इसका देख लेते हैं कि आखिर ये पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं आसाम में। आसाम का जो कोल फील्ड है दैट इज़ डिगबोई। सो डिगबोई जो है ओल्डेस्ट कोल ऑयल फील्ड है इंडिया का। 1882 में ये स्टार्ट हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन आसाम, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यानी डिगबोई। इसके अलावा आसाम में नाहरकटिया, इसके अलावा मोरान में ही पाया जाता है। गुजरात के अंकलेश्वर में, लुनेज में, कालोल में ये पाया जाता है। और इन दोनों के अलावा अगर तीसरा देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई हाई। मुंबई हाई जो आमतौर पर मुंबई के कोस्ट से 120 मीटर अंदर समुद्र में, 120 किलोमीटर अंदर समुद्र में ये यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर काफ़ी यानी इसका स्टॉक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो ये तीन मेन हो गया। सबसे पहले हो गया आसाम, दूसरा हो गया गुजरात और तीसरा हो गया मुंबई हाई। इसके अलावा जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, रिलायंस इंडिया है, इन सबको ये काम दिया गया है कि इसको एक्सप्लोर करने का। नेचुरल गैस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्यूल है जो आमतौर पर हमारे एनर्जी के डिमांड को पूरा करता है। इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, दूसरे फ्यूल से ज़्यादा बेटर होता है। और इसका कारण है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ इज़ नेचुरल गैस बेटर देन अदर फ्यूल्स, तो इसके लिए 2-3 चीज़ हमको याद रखना होगा कि नेचुरल गैस जो होता है इट इज़ चीपर, सस्ता होता है। दूसरा होता है इट्स इको फ्रेंडली, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। तीसरा है कि इसका यूज़ हम आमतौर पर केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में, स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स के रूप में, कुकिंग गैस यानी LNG के रूप में, इसके अलावा व्हीकल्स में CNG के रूप में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG को आमतौर पर फ्यूल फॉर द फ्यूचर भी कहा जाता है। और इसका कारण यही है क्योंकि ये आमतौर पर बहुत ही सस्ता होता है। और इस तरह से हमने देखा कि कुछ खासतौर पर जो नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स है वो आमतौर पर साउथ बेसिन, मुंबई हाई, कच्छ ऑफशोर में ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर यदि रिफाइनरीज़ की हम बात करें तो रिफाइनरीज़ क्या होता है? रिफाइनरीज से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफ़ाइन करते हैं ना, और को रिफ़ाइन करते हैं। सो जो क्रूड ऑयल होता है जो अर्थ के नीचे से आमतौर पर निकाला जाता है उसको रिफ़ाइन किया जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है, इसको वहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू और फिर इसको रिफ़ाइन किया जाता है। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी लिमिटेड IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL इस काम में लगे हुए होते हैं। चूँकि अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ज़्यादातर जो रिफाइनरीज़ है वो समुद्र के किनारे ही क्यों है? तो इसका सीधा साधा आंसर है और कोई भी व्यक्ति इस आंसर को लिख सकता है, क्योंकि ज़्यादातर रिफाइनरी समुद्र के किनारे इसीलिए है क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो दूसरे देश से आता है। सिंस 2/3 ऑफ द पेट्रोलियम इज इम्पोर्टेड, द रिफाइनरीज आर लोकेटेड नियर द कोस्ट एज इन मुंबई, चेन्नई, जामनगर, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पारादीप, हल्दिया, कोच्चि, ये सब जगह पर रिफाइनरीज लगाया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो समुद्र के रास्ते से यहाँ पर हमारे देश तक पहुँचता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो पार्ट है उसको यहाँ पर क्लियर कर लिया है, यानी एक पार्ट जो है वो क्लियर हो चुका है हमारा। इसके बाद चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट कर दिया है। स्टूडेंट के ऊपर जब प्रेशर न पड़े एक दिन में, तो इतना को पहले तैयार करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो आयरन ओर है और इसके अलावा बाकी जो मिनरल्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।